तिवारी, भूगोल विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पुनः भूगोल विषय को लेकर के आए हैं और आज का जो टॉपिक है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक है, भौतिक भूगोल विषय का जो जितनी भी सीरीज पढ़ी है, इसके बाद का जो आपका जो टॉपिक बनता है वह इसकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक है, और इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह कैसे निर्मित हुआ है, किन किन चीजों से मिलकर के वह बना है। ठीक है, अगला इस टॉपिक के पढ़ने का क्या उद्देश्य है, क्या हमें लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला आप जाने कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार से निर्मित हुआ है, और दूसरा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, जो ये बताते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग इस प्रकार से निर्मित हुआ है, और पृथ्वी की प्रमुख परतें। यह भी आज का हमारा उद्देश्य है विषय पढ़ने का या टॉपिक पढ़ने का कि पृथ्वी की कुल कितनी परतें हैं, यह भी आप जान जाएंगे। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं पृथ्वी के बारे में। ये सब जानते हैं पृथ्वी की जो वाय स्थलाकृतियां हैं, धरातल की जो वाय स्थलाकृतियां दिखती हैं, उनका सीधा संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या बन जाता है कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग अपारदर्शी है, स्पष्ट रूप से मनुष्य उसको नहीं देख सकता, मनुष्य के लिए बहुत ही दृढ़ कार्य है। इस वजह से बहुत बड़े पैमाने पर दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। फिर भी कुछ प्रमाणों और सिद्धांतों और स्रोतों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का प्रयास किया गया। अब हम चर्चा करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, वो कौन कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं या जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला अप्राकृतिक स्रोत या साधन। अप्राकृतिक स्रोत, इसमें आपका आता है घनत्व, डेंसिटी, दबाव, प्रेशर और तापमान, टेम्परेचर। इनके द्वारा जो आंकड़े मिले, इससे भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। दूसरा जो स्रोत है वह है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। यानी आज का जो टॉपिक आप पढ़े, इसके पहले की जो भौतिक भूगोल की सीरीज थी, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधी विभिन्न सिद्धांत, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, उसमें विद्वानों ने जो अपना विचार दिया, जो बातें बताई, उसके द्वारा भी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा जो स्रोत है वह है प्राकृतिक साधन, नेचुरल सोर्सेस, जिसमें आपका ज्वालामुखी और भूकंप आता है। वोल्केनो और अर्थक्वेक, ये 2 ऐसे प्राकृतिक साधन हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सबसे सटीक जानकारी प्राप्त होती है। अब एक एक काम चर्चा करके आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत को आप देखें, आर्टिफिशियल सोर्सेस। इसमें आपका आता है घनत्व, डेंसिटी। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है। टोटल जो रेशियो निकाला गया वो 5.5 आया। लेकिन पृथ्वी का जो ऊपरी परत, जिस पे हम लोग हैं धरातल पे, जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी, उसके घनत्व में और धरातल के और पृथ्वी के आंतरिक भाग के घनत्व में बहुत बड़े पैमाने पे अंतर देखने को मिलता है। लगभग जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, उसका घनत्व 3 है, और जैसे जैसे आप पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाएंगे, यानी कि सबसे अंतिम छोर जिसको हम लोग
कोर कहते हैं, उसका घनत्व लगभग 12 है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरा आपका जो माध्यम है वह है दबाव, प्रेशर। आप जानते हैं किसी स्थान विशेष पे जब दबाव बढ़ता है तो दबाव बढ़ने से घनत्व में वृद्धि देखने को मिलती है। यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उस पे दबाव कम है। जैसे जैसे नीचे की ओर आप जाएंगे वैसे वैसे दबाव में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप घनत्व में वृद्धि होता है। ठीक है। अगला अप्राकृतिक स्रोत में आपका आता है तापमान, और बहुत ही महत्वपूर्ण है टेम्परेचर। आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी के प्रति 32 मीटर 32 मीटर प्रति 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। हालांकि यह पृथ्वी के सबसे लास्ट छोर तक जाने की प्रक्रिया में वृद्धि नहीं होती है। लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक यह वृद्धि उसी दर से होता है। प्रति 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, और जैसे जैसे कुछ 300 के लगभग किलोमीटर की गहराई पे आप जाएंगे उसके बाद यह कमी धीरे धीरे देखने को मिलता है। हालांकि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वह गर्म अवस्था में है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगातार टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिलता है। दूसरा आपका है पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के साक्ष्य। इस टॉपिक से पहले जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया था जिसमें द्वैतवादी अद्वैतवादी जो संकल्पनाएं थी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, उसमें जो विचारक थे, विद्वान थे, उन्होंने जो मत दिया, जैसे लाप्लास हो गए, कांट हो गए, उन्होंने जो अपना विचार प्रस्तुत किया उसके द्वारा भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। ठीक। और पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का जो सबसे सैद्धांतिक प्रमाणिक स्रोत है वह है प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक साधन या प्राकृतिक स्रोत। और इसमें आपका आता है ज्वालामुखी, वोल्केनोस। आप जानते हैं जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से या ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जब पृथ्वी का आंतरिक भाग तब लावे बाहर जब आते हैं पृथ्वी के धरातल को फोड़ करके, तो जब मैग्मा बाहर निकलता है तो इस मैग्मा से हम कह सकते हैं या अंदाजा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है कुछ गहराई पे वह द्रवित अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। यही कारण है कि मैग्मा पिघली हुई अवस्था में बाहर के धरातल को फोड़ के बाहर की ओर आते हैं और बड़े पैमाने पे निक्षेपित होते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें भूकंप विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप जानते हैं इसको हम लोग सिस्मोग्राफी यंत्र से मापते हैं। भूकंप जो होता है वो हम लोग सिस्मोग्राफी स्केल पे इसको हम लोग मापन करते हैं, और इसके द्वारा किस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का प्रयास किया गया। तो आप जानते हैं सबसे पहले इसकी 3 लहरें होती है, पी, एस और एल। भूकंप की 3 लहरें हैं, वेव्स हैं, और इसमें पी और एस बहुत ही प्रमुख लहर है। आप जानते हैं कि आपको जानना चाहिए कि पी और एस ये 2 ऐसी लहरें हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बड़े पैमाने पे प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले तो सेकेंडरी वेव्स को ले लें, यानी कि द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव या एस लहरें, यह द्रव पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह जहां भी द्रवित अवस्था में होगा वहां पे यह लहरें नहीं पहुंच पाती हैं। यानी कि जो यश है वह किसी भी द्रवित प्लेस पे या द्रवित क्षेत्रों में
अपना प्रभाव नहीं डाल पाता, जबकि P भी उसी प्रकार से अपना दबाव नहीं डाल पाता, लेकिन S की अपेक्षा यह द्रव में भी कुछ हद तक प्रवेश करता, अपना प्रभाव दिखाता है। जबकि जहां भी इनको ठोस स्थान मिलता है, सॉलिड प्लेस मिलते हैं आंतरिक भाग में, यह अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, चाहे P हो या S हो। ये दोनों जहां पे पृथ्वी का ठोस अवस्था में आंतरिक भाग है, वहां पे यह बहुत तेजी से प्रभाव डालते हैं, और जहां पे द्रवित अवस्था है यानी कि द्रव अवस्था में पृथ्वी है, वहां पे इनका प्रभाव शून्य, S का शून्य और P का नाम मात्र का रह जाता है। ठीक है, अब अगला हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, इसमें जो अगला बिंदु बनता है वह है पृथ्वी की प्रमुख परतें, लेयर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की कौन कौन सी परतें हैं? अब तक तो हमने संरचना को जाना, संरचना के द्वारा ही विद्वानों ने अपने मतों के अनुसार, अपनी कल्पना के आधार पे जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो साक्ष्य मिले, उनके आधार पर पृथ्वी को कुछ प्रमुख परतों में विभाजित किए। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ ने, भूमिति और भूभौतिकी संघ ने सर्वप्रथम पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया। पृथ्वी की 3 परतें बताई। सबसे पहला भूपर्पटी, इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। इसका जो औसत मोटाई है वह 30 किलोमीटर है। भूपर्पटी 30 किलोमीटर है, और जो प्राप्त स्रोत हुए हैं, जो स्रोत हमको जैसे तापमान हो गया, घनत्व हो गया, ज्वालामुखी और तेज से जो प्रमाण में प्राप्त हुए, वहां पे कहीं कहीं पे इसकी मोटाई जो औसत है वह 100 किलोमीटर तक पाया गया, बताया गया। ठीक है, दूसरा जो इसकी परत है वह है मेंटल। ठीक है, इनके अनुसार जो पृथ्वी की दूसरी परत है वह मेंटल है। तो यह क्रस्ट के निचले परत में भूकंपीय लहरों के गति में अचानक वृद्धि से होने के कारण यह 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति घंटे की सेकंड से हो जाती है। यानी कि भूकंपीय जो लहरें होती हैं, यानी कि जब भूकंप आता है तो वह मेंटल में बहुत तेजी से प्रवेश करता है, मध्य भाग में। ठीक, इसी आधार पे दोनों ने इसका नामकरण मेंटल रखा। और सबसे लास्ट आपका जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह है कोर। ठीक, कोर पृथ्वी की सबसे अंतिम परत है, और यहाँ पे भूकंपी जो तरंगे होती हैं, भूकंपी जो लहरें होती हैं, यह बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। आप देख रहे हैं कि मेंटल में यह 7.9 से 8.1 के बीच होता है, लेकिन जैसे ही कोर में प्रवेश करता है तो इसकी तीव्रता में वृद्धि होती है, 13.6 हो जा रहा है। देख रहे हैं ना कितना हो रहा है, 13.6। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि P और S तरंगें किसी भी ठोस जगह में या ठोस क्षेत्र में बहुत ही तेजी के साथ प्रवेश करती हैं और प्रभावशाली होती हैं, जबकि द्रवित क्षेत्रों में इनका प्रभाव नगण्य और या नाम मात्र का होता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप इसकी संरचना को देख सकते हैं। इससे पहले जो भी पढ़े हैं आप देख रहे हैं यह क्रस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय भू समिति और भूभौतिकी ने जो पृथ्वी का विभाजन किया है, इसमें आपका सबसे ऊपर यह क्रस्ट लगभग 30 किलोमीटर इसकी मोटाई है, और कहीं कहीं पे यह 100 किलोमीटर के भी आसपास होता है। हालांकि ऊपरी परत पे जो तत्व या जो संबद्धता देखने को मिलता है, जो तत्वों की प्रधानता या जैसी प्रक्रियाएं ऊपरी परत पे हैं, वैसे इस लास्ट परत पे देखने को नहीं मिलता है, यानी कि उसमें असंबद्धता पाई जाती है। दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, उनके रूप में, उनकी प्रक्रियाओं में, उनके स्वरूप में अंतर होता है, जिसको हम लोग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इन दोनों के बीच
में जो असंबद्धता होता है उसको हम कोनराइड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका आता है मेंटल। दूसरा क्या है? मेंटल। मेंटल आपका ऊपरी मेंटल, यानी कि सबको दो दो भागों में विभाजित किया गया है, चाहे कोर हो, मेंटल हो या क्रस्ट हो। तो इसके भी दो पार्ट हैं, दो लेयर हैं, एक ऊपरी दूसरा निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचले क्रस्ट के बीच में, ऊपरी मेंटल और निचले क्रस्ट के बीच में भी असंबद्धता देखने को मिलता है और इसको हम मोनोविसिक असंबद्धता के नाम से जानते हैं। ठीक, इसकी अधिकतम मोटाई जो है वह 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है, यानी कि मेंटल की जो गहराई है वह 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच है। और सबसे लास्ट में आपका आता है कोड। सबसे आपका लास्ट में आता है कोड। इसका भी दो भाग हुआ है, एक आंतरिक कोड, दूसरा बाह्य कोड। यानी कि ऊपरी परत को हम लोग बाह्य कोड और निचले परत को हम लोग आंतरिक कोड के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत भी असंबद्धता देखने को मिलती है। ऊपरी जो कोड है और निचला जो मेंटल है, इसके बीच का जो असंबद्धता बनता है उसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। जबकि ऊपरी कोड और आंतरिक कोड के बीच का जो असंबद्धता बनता है उसे हम लेमैन असंबद्धता के नाम से जानते हैं। और यह पृथ्वी का जो सबसे लास्ट बिंदु है, अंतिम सिरा है, उसकी जो टोटल मोटाई है, अंतिम गहराई 6370 है और यही सबसे अंतिम परत है पृथ्वी की। ठीक है। अगला एक विद्वान है ऑस्ट्रिया के स्वेस। स्वेस ने अपने आधार पे पृथ्वी की कुछ परतें बताई हैं, जिसमें डायग्राम में आप देखेंगे स्वेस के अनुसार इन्होंने पृथ्वी की 3 परतें बताई। पहला सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। और उसका अलग अलग उन्होंने घनत्व बताया। सियाल का उन्होंने घनत्व बताया 2.75 से लेकर के 2.90 के बीच। सीमा का उन्होंने बताया 2.90 से लेकर के 4.75 के बीच है। और जबकि नीफे का घनत्व उन्होंने बताया 4.75 से लेकर के 12 के बीच में है। यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि देखने को मिलती है। थोड़ा सा चर्चा करके हम इसको बता दे रहे हैं, व्याख्यादित कर दे रहे हैं। सियाल का मतलब होता है सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, Al एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आप जानते हैं बहुत हल्की धातु होती है, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, क्रस्ट, जिसको हम सियाल कहते हैं, वह हल्के धातु से निर्मित हुई है। ठीक। दूसरा जो परत आपका है वह है सीमा। सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एल्युमिनियम की अपेक्षा एक भारी धातु है, यानी पृथ्वी स्वेस के अनुसार पृथ्वी की जो मध्यवर्ती परत है वह ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक घनत्व के चट्टानों से निर्मित हुई है। और तीसरा आपका आता है नीफे, निकिल और फेरियम। ये दोनों बहुत ही वजनी धातु हैं। निकिल और फेरियम माने लोहा, फेरियम Fe मतलब लोहा। ये दोनों बहुत ही वजनी धातु हैं, अर्थात पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह अधिक घनत्व की चट्टानों से निर्मित है। अतः आप कह सकते हैं या आपको जानना चाहिए कि जैसे जैसे आप धरातल से नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि देखने को मिलता है। इस टॉपिक के अध्ययन करने से, स्टडी करने से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम में या आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछते हैं। जैसे पहला, धरातल से कितनी गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है? क्या होगा? 20, 40, 32, 52 मीटर। क्या बताया गया था? 32 मीटर। प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है? नीफे, सियाल, सीमा, इनमें से कोई नहीं।
तो श्वेत ने क्या बताया? सियार। सियार यानी कि 2 ऑप्शन आपका सही है। तीसरा प्रश्न आपका है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो कितना होगा? पहला आंसर आपका सही है 5.5। अगला प्रश्न है, भूकंपी लहरों को किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। मैंने क्या बताया? सिस्मोग्राफ, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो आपका सही है। सिस्मोग्राफी यंत्र से हम लोग भूकंपी लहरों को हम लोग मापन करते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की मध्यवर्ती भाग है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है? मेंटल, कोर, क्रस्ट या ये सभी? तो क्या होगा? मेंटल, यही पृथ्वी का एक मध्यवर्ती भाग है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे की जो सीरीज होगी वह महाद्वीपी, महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति एवं उसके नित्य को लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।